हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी में आया था क्वेश्चन कि आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से प्रेरित हैं। तो आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? स्पेन से। और हम लोगों ने लिया हुआ है आयरलैंड से। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। संविधान की आत्मा बताया है। किसने बताया है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद में प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसको किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने। तो ये तीनों चीज याद रखना कि नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। या फिर अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने। और प्रस्तावना को किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने और ठाकुरदास भार्गव ने। इन दोनों लोगों ने कहा है। और सामान्यतः संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशों को कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसका मेन मतलब यही है कि अगर राज्य की क्षमता है, जो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अगर राज्य की क्षमता है कि वह ये कर सकता है तो वह करेगा, और अगर नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा। जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो जिसमें कि वृद्ध लोगों को बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाती थी। उसके बाद में योगी जी इन्होंने बंद कर दिया। तो इसके लिए कोई हाई कोर्ट तो गया नहीं। जैसे कि मूल अधिकारों के हनन में हाई कोर्ट जा सकते थे या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट जा सकते थे मूल अधिकारों के हनन में। लेकिन क्या नीति निर्देशक तत्वों के हनन में जा सकते हैं? या फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर राज्य पूरा नहीं कर सकता है तो क्या हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही है। तभी केटी शाह, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने तुरंत इस बात को समझ लिया। तो उन्होंने कहा यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। जैसे कि अगर बैंक के पास रुपए हैं तो वो आपकी चेक लेगा और रुपए दे देगा। अगर नहीं है रुपए तो कह देगा आज नहीं है कल आना। बस इस लाइन में इतना ही था। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ दो क्वेश्चन मैंने नोट करके रखे हुए हैं जो कि पूछे जा चुके हैं पहले। तो किस भाग का लक्ष्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना? यहाँ पर पेपर में आ जाता है आर्थिक या सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये भाग 4 का है। और ये बात किसने कहा था कि सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक द्वारा होगी? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद में आता है किस भाग का उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो ये भाग 4 को ही कहते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 36 में है राज्य शब्द की परिभाषा। और राज्य शब्द की परिभाषा वही ली जाएगी जो कि अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है केंद्र या केंद्र सरकार। उसके बाद में राज्य या राज्य सरकार। फिर उसके बाद आता है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय
स्थानीय निकाय का मतलब जैसे कि आप लगा सकते हैं ग्राम पंचायत वगैरह। ठीक है, उसके बाद में आता है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, तो ये राज्य शब्द का अर्थ है, जो अनुच्छेद 12 और 36 में है। और यही परिभाषा भाग 3 और भाग 4 के लिए उपयोगी मानी गई है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में यह दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, जो अभी हमने पहले बताया, कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य के क्षमता है कि वह ये जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो अगर उनको कर सकता है तो करेगा, अगर उसके पास इतना बजट है, इतना धन है, उसकी इतनी क्षमता है तो वह करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बस इसका मतलब यही है, अगर वो नहीं करता है तो फिर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि अखिलेश यादव के टाइम में जो वृद्धा पेंशन दी जाती थी उसे योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, तो इसी अनुच्छेद के अनुसार नहीं जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं और कर्तव्य विमूढ़ तो सभी हो ही जाते हैं। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। आते हैं अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में यह दिया गया है कि राज्य 3 प्रकार के न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो वह 3 प्रकार के न्याय ये हैं: सामाजिक न्याय, फिर दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनैतिक न्याय। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि यह राज्य के नीति निर्माण हेतु निर्देशित हैं, मतलब राज्य को अच्छा बनाने में, राज्य के लोगों का स्तर बढ़ाने में, जीवन स्तर बढ़ाने के लिए ये निर्देशित हैं। फिर इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 के ए में यह दिया गया है कि राज्य स्त्री व पुरुष को समान आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यहाँ पर याद करने के लिए तुमको ट्रिक बता दूं, 39 का ए से आजीविका कुछ कुछ बोलने में समझ में आ रहा होगा, ए आजीविका। अब इसी अनुच्छेद के अनुसार स्त्री व पुरुष को समान वेतन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान वेतन का प्रावधान किया। जैसे कि अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आप एक लड़के हैं और उसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हैं आप दोनों लोग, और उसी स्कूल में एक लड़की भी है, महिला भी है, जो कि फिजिक्स पढ़ा रही है, तो आप दोनों का वेतन सेम होगा। तो इस अनुच्छेद के अनुसार यही प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष का समान वेतन। अनुच्छेद 39 का ए। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 39 के बी में। 39 के बी में दिया गया है, राज्य भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का हित हो। तो यहाँ पर एक ये अधिनियम लाया गया था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि जो जमींदारों के पास हजार हजार दो दो हजार बीघे जमीन थी, तो उसको, जिनके पास एक भी नहीं थी या थोड़ी थी, तो उनकी स्थिति के अनुसार सभी में बांट दिया गया बराबर बराबर करके। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण इसी अनुच्छेद के अनुसार ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। तो और भौतिक संसाधन होते क्या हैं, जैसे कि नहर, जो सरकारी नहर होती है तो उसका समान वितरण करता है राज्य। ऐसा नहीं है कि तुम पानी 4 गैलन निकालो वो एक ही गैलन निकालें, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समान है, जिसको जितनी जरूरत होती है उतना पानी निकालता है और अपने खेतों की सिंचाई करता है। और जैसे कि तालाब हो गए, भौतिक संसाधन जो भी हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग आते हैं अनुच्छेद 39 का ई। अनुच्छेद 39 के ई में दिया गया, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे स्त्री व पुरुष के स्वास्थ्य व शांति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 का ई। इसके बाद आते हैं 39 का एफ। अनुच्छेद 39 का एफ। तो अनुच्छेद 39 के एफ में दिया गया, राज्य बालकों की स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं व अवसर उपलब्ध कराएगा।
ये भी अखिलेश यादव की सरकार में होता रहा है। यहाँ फिर कोई मुझे अखिलेश भक्त मत समझना, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे थे, आंगनवाड़ी वाली व्यवस्था थी जहाँ पर बच्चों को फल वगैरह दिए जाते थे, और जो पौष्टिक आहार पैकेट में आता था उनका येलो कलर का, येलो नहीं शायद से रेड कलर की पैकेट पैकेट जो ऑरेंज कलर की पैकेट में होता था, पौष्टिक आहार जिसमें कि दलिया वगैरह दिया जाता था। ये था कि प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो यही वो सुविधाएं थी। तो अब ये बंद कर दिया गया है, तो इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके, अगर उनका हनन हो रहा है या फिर वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके आगे आते हैं अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 39 का ए, ये लास्ट का जोड़ा गया, पहले ये देख लेते हैं। 39 का ए, तो इसमें जोड़ा गया है, राज्य एक समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। मतलब कि अगर आपके खिलाफ कोई केस होता है, आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और आप जेल में, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें वकील करके या छुड़ाने के लिए या फिर कुछ आए, तो गवर्नमेंट से आप अगर अपील करेंगे कि हमें एक वकील चाहिए, तो वह सरकारी वकील की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। आगे आते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अब ये ग्राम पंचायतों का गठन जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। किसकी विचारधारा से प्रेरित है? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो जो गांधी जी थे और भीमराव अंबेडकर थे, तो इन दोनों में ये अनुच्छेद 40 लाने में, ये ग्राम पंचायतों को के गठन के लिए आपस में बहस हो गई। गांधी जी कहते हैं कि ये ग्राम पंचायत का गठन होगा, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर ग्राम पंचायतों का गठन होगा, यहाँ से ग्राम पंचायत के लिए रुपए जाएंगे, वो पूरा का पूरा जो पंचायत का प्रमुख होगा या फिर मुखिया होगा वो पूरा घुट जाएगा। और गांधी जी का कहना था कि ऊपर से नीचे तक जाते में अगर 100 रुपए हम यहाँ से भेज रहे हैं और मुखिया तक 50 पहुंचेगा और 20 रुपए वो रख लेगा, फिर भी 30 रुपए कम से कम तो वहां खर्च होगा। कोई ना कोई तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा ईमानदार व्यक्ति आएगा जो कि पूरे 50 खर्च तो करेगा। तो ये था गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो फिर इन दोनों की बहस खत्म नहीं हो रही थी, तो आए हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कौन आए? राजेंद्र प्रसाद जी आए। उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं कि अनुच्छेद ये 40 में मतलब भाग 4 में रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए? भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगर कोई राज्य चाहेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन हो तो ग्राम पंचायतों का वो गठन कर लेगा, अगर चाहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होना है तो नहीं करेगा। जैसे दिल्ली में देख लो, वहां पर गांव ही नहीं है दिल्ली में, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन वहां होता ही नहीं है, मतलब ही खत्म। सिर्फ इतना था इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने की व्यवस्था राज्य करेगा। तो वह कुछ दशाएं हैं, जैसे कि आप बेगारी में हैं, बुढ़ापा है आपका, बीमारी है, निसक्तता है। निसक्तता का मतलब होता है शारीरिक असमर्थता से, शारीरिक असमर्थता से। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग लोगों के लिए भी जो साइकिल, वो 3 पहिए वाली जो साइकिल दी जाती है वो इसी के अनुसार दी जाती, अनुच्छेद 41 के अनुसार। फिर बेगारी और बुढ़ापा, बुढ़ापा के लिए जैसे कि वृद्धा पेंशन और बीमारी के लिए सरकारी अस्पताल। आगे आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 जो है, अनुच्छेद 42 महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद है। ये पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? तो लाइन तार 41, 42, 43 और 44 रखे हुए थे, तो इसका सही आंसर था 42। 42 में दिया गया प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का कार्य राज्य
करेगा। प्रसूति सहायता मतलब महिला की डिलीवरी के बच्चे को जन्म देने की सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पड़ोसी प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश में आप गए, वहां पर आप कुछ दिन रह के आए, वहां पे आपने देखा कि जो महिलाओं की डिलीवरी में प्रसूति सहायता में राज्य 1-1 किलो सेब और 1 दर्जन केले दे रहा था। ठीक। और आप अब उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ पे दो केले और 2 सेब दिए जा रहे हैं एक दिन के लिए। तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि अरे पड़ोसी राज्य तो देखो इतना ही दे रहा है और तुम यहाँ दो दो ही दे रहे हो, वहाँ 1-1 किलो दिया जा रहा है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की अगर क्षमता होगी तो राज्य करेगा, नहीं तो राज्य नहीं करेगा। उसकी जितनी क्षमता होगी, उसकी क्षमता है कि दो दो दे रहा है, उतना ही बहुत है। और उसकी क्षमता, मध्य प्रदेश की क्षमता है कि 1-1 किलो दे रहा है, ये सही है। तो बस यहाँ पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आते हैं अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में यह दिया गया, कृषि व उद्योगों में लगे कामगारों को उचित पारिश्रमिक दिलाने का कार्य राज्य करेगा। इसके बाद में एक है अनुच्छेद 43 का ए, जो कि बाद में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसका मतलब क्या था कि पहले जो उद्योग थे, उनमें लोग जिसका उद्योग होता था, मालिक वो अपने हिसाब से उसके नियम कानून बना देता था, जिससे कि कर्मचारियों को हानि हो या फिर लाभ हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए ये प्रबंधन किया गया, ये 42वें अमेंडमेंट के साथ में संशोधन किया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी अब भाग लेंगे। तो कर्मचारी का कोई मुखिया वहाँ पर मीटिंग में आता है, और अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही है, जो ये प्रबंधन किया जा रहा है सही है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। अगर वो कह देता नहीं सही है, तो वो फिर लागू नहीं किया जाता है उद्योग में। आगे आते हैं अनुच्छेद 39 का, ये 43 का बी। अनुच्छेद 43 के बी में है सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 43 बी में है सहकारी समितियों का गठन। उसके बाद में है कि इसे 47वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। आगे आते अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब है ये प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब सभी को समान न्याय की व्यवस्था करता है। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि यह अनुच्छेद एक देश एक कानून का प्रावधान करता है, जिसमें सभी धर्मों के लिए एक ही व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। ठीक। इसके बाद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है कि 0 से 6 वर्ष, अनुच्छेद 45 में दिया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बालकों को आरंभिक देखरेख, 0 से 6 तक के बालकों की आरंभिक देखरेख व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। वो अगर पेट में भी होता है बच्चा, तो उन महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था की जाती है कि उन्हें पौष्टिक आहार दिए जाएं। और आरंभिक देखरेख, इसी से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की आरंभिक देखरेख भी हो जाती है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी और प्राइमरी जैसे स्कूल दिए गए हैं। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। आगे आते हैं अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि राज्य दुर्बल वर्ग एससी व एसटी को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करेगी, और एससी एसटी को शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 46। फिर आते हैं अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में दिया गया, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। तो ये इससे समझ सकते हैं, 47 से स्तर याद करने के, 47 बोलने में सेम सेम हो रहा है, 47 से स्तर मतलब राज्य लोगों के जीवन स्तर, मतलब लाइफ का लेवल बढ़ाने के लिए कार्य करेगी, लाइफ के लेवल को ऐसे ऊपर ले जाने के लिए।
तो इसी अनुच्छेद के अनुसार ही राज्य मदिरा का निषेध कर सकता है, मदिरा निषेध। या फिर आप इतना ही याद करने, अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध दिया गया है। क्या दिया गया है? मद्य निषेध। और राज्य चाहे तो रेगुलर यूज मेडिसिन, मतलब कि रम पीने की छूट दे सकता है, रेगुलर यूज मेडिसिन की। आते हैं अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में दिया गया राज्य कृषि, राज्य कृषि व पशुपालन, राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक या वैज्ञानिक रूप से करने को प्रबंध करेगी और राज्य दुधारू पशुओं को संरक्षण प्रदान करेगी। इसी के अनुसार, इसी अनुच्छेद के अनुसार 48, अनुच्छेद 48 के अनुसार गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गौ हत्या पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया राज्य दुधारू पशुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, जो जंगली जानवर थे तो उनका तो धड़ल्ले से होने लगा शिकार, उनका धड़ल्ले शिकार हो रहा था फिर। और जो तो इसके लिए लाया गया फिर एक अमेंडमेंट पास किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके अनुसार फिर ये राज्य पर ही इन्फोर्स्ड हो गया कि राज्य अब जो जंगली जानवर हैं उनकी सुरक्षा करेगा। आपको याद होगा सलमान खान का, सलमान खान इसी एक्ट के थ्रू लपेटे में आ गए थे, ये काले हिरन का शिकार किए थे, अभी तक लपेटे में रहे हैं। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। चलो, ये तो जानवरों को बचाने के लिए तो हो गया, लेकिन जो पेड़ पौधे था इनकी धड़ल्ले से कटाई हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए फिर ये अमेंडमेंट पास किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जिसके थ्रू ये जो पुष्पराज थे, अभी पुष्पा मूवी देखी होगी लगभग सभी ने, तो पुष्पराज जो लाल चंदन की लकड़ी काट के बेच रहे थे, तो इसी के अनुसार पुलिस आके रोक लगाती थी। इसी के अनुसार फिर इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अनुच्छेद 48 के ए में, अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो ये बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और ये दोनों, वो जो दोनों एक्ट बने थे अभी आगे बता के आए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1972 में। और उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये आया था 1986 में। तो इनके थ्रू ये इन्फोर्स्ड हो गया, ये तो लाया गया था 22वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। फिर भी ये माना नहीं जा रहा था, फिर भी कटाई चल रही थी, राज्य इतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो फिर ये एक्ट लाया गया 1986 का। तो फिर इसके थ्रू ये इन्फोर्स्ड हो गया राज्य पे, तो राज्य इसकी देख रेख, राज्य को इसकी देख रेख करना कंपलसरी हो गया। क्या हो गया? कंपलसरी हो गया, कंपलसरी। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय ऐतिहासिक कलात्मक स्मारक क्षेत्र आदि की सुरक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। जैसे कि लाल किला और ताजमहल की सुरक्षा राज्य करता है, इसको भी कोई अमेंडमेंट पास कर देना चाहिए, इसके लिए भी कोई अमेंडमेंट हो जाना चाहिए अब, कि राज्य को स्मारक या फिर ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनकी संरक्षण करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि राज्य कुछ बड़ी बड़ी चीजों की ही केवल सुरक्षा कर रहा है, जो छोटे मोटे जगहों पर छोटे मोटे मंदिर हैं या फिर किले हैं उनकी सुरक्षा इतने अच्छे से कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाना चाहिए, कोई एक्ट बना देना चाहिए अब तक अधिनियम, कि राज्य उनकी सुरक्षा का प्रबंध करे, जिससे कि वो समाप्त ना हो। फिर आते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। मतलब कार्यपालिका के किसी भी कार्य में न्यायपालिका कोई भी दखल नहीं कर सकती है, या फिर न्यायपालिका के किसी भी कार्य में कार्यपालिका नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 50 दिया गया। अनुच्छेद 50 से ऐसे समझ सकते हो 50-50, 50-50 का मतलब आधा आधा,
तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिया गया राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कानून संधियों का अनुपालन करेगा। अनुच्छेद 51। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स।